गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज का दिन है 28 अक्टूबर, मंडे, सप्ताह का पहला दिन है। लास्ट वीक काफ़ी ख़राब रहा है और हम लोगों ने काफ़ी पेन सहन किया है, और जिन लोगों ने भी बाय पोजीशंस जिनकी भी थी या स्टॉक होल्ड थे उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। अब हम शुरुआत करते हैं कि गिफ्ट निफ्टी का इस वक्त करीब करीब 67 पॉइंट्स प्लस दिखा रहा है, 60 to 70 पॉइंट्स जैसा प्लस है। 24,180 पे निफ्टी फ्राइडे को क्लोज़ हुआ था, और अगर इस वक्त 60-70 पॉइंट प्लस दिखा रहा है तो निफ्टी करीब करीब 24,245 पे डेफिनेटली खुलना चाहिए आज। कोई फ़िलहाल नेगेटिव क्यूज़ नहीं है, तो ओपनिंग एक बार 24,245 की तरफ हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि इंट्राडे में निफ्टी एक बार 24,345 की तरफ टच करके और लोअर साइड में वो 24,090 की तरफ वापस आ सकता है। मुझे 24,345 के ऊपर आज निफ्टी जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वो आज जो ब्रॉड रेंज रहेगी वो 24,090 से 24,245 में ट्रेड करेगा और इसी रेंज में बंद करेगा। हो सकता है निफ्टी आज माइनस बंद नहीं करे, लेकिन बहुत बड़ा पॉजिटिव भी वो बंद नहीं करेगा। मैक्सिमम 40-50 पॉइंट उससे पॉजिटिव बंद करना चाहिए। इससे ज़्यादा पॉजिटिव बंद करने के लिए कोई उसके पास खास क्यूज़ नहीं है। एक दो चीज़ें ज़रूर अच्छी हुई है, टोटल मुझे 3 चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही है। उसमें पहली चीज़ ये है कि इज़राइल ने डेफिनेटली जो अटैक किया है फ्राइडे इवनिंग को, मेरे ख्याल से हाँ फ्राइडे इवनिंग को ही उसने अटैक किया है, सैटरडे अर्ली मॉर्निंग को उसने अटैक किया है। तो उसने ये बोला है कि हमने 150 मिसाइल्स ईरान पे फायर की है, लेकिन इज़राइल ने जो किया वो हमने देखा। मुझे लास्ट के 2 दिनों में सिर्फ यही इंतज़ार था, और मैंने लाइव सेशन में भी एग्जैक्टली यही बोला था सैटरडे को, कि ईरान का स्टेटमेंट क्या आता है, इज़राइल ने क्या किया, इज़राइल ने कितना नुकसान किया और इज़राइल क्या बोल रहा है, ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे नहीं था। सबसे इम्पोर्टेंट था ईरान क्या बोलता है। ईरान ने ये बोला, इज़राइल ऐसा बोलता है कि 150 जैसा कुछ मिसाइल्स हमने दागी है, लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं माना है। और जो डैमेज है वो भी उन्होंने 3 जगह पे ही बोला है कि 3 जगह पे हमको थोड़ा सा लिमिटेड नुकसान हुआ है, बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। तो ईरान इज़राइल की वजह से ईरान को चाहे कितना भी नुकसान हुआ हो, ये हमें या आपको किसी को नहीं पता, लेकिन ईरान ने क्या बोला इससे ये पता चलता है कि ईरान वापस रिटेलिएट करेगा या नहीं। तो जिस तरीके से ईरान ने बोला कि हमें कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ हमारे नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ हमारे 2 सोल्जर्स मरे और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे ही इज़राइल ने अटैक किया है, तो ईरान का स्टेटमेंट ऐसा है कि कुछ खास हुआ नहीं। तो यहाँ पे ये बन जाता है कि ईरान शायद रिटेलिएट नहीं करे, और मुझे भी ऐसा लगता है कि ईरान रिटेलिएट नहीं करेगा, क्योंकि 2 दिन में धीरे धीरे स्टेटमेंट्स आ रहे थे। तो अब जाके ये समझ में आ रहा है कि ईरान क्या कर सकता है। इसके अलावा इज़राइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे अटैक नहीं किया, ऑयल फैसिलिटीज़ एस्टेब्लिशमेंट्स पे अटैक नहीं किया। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव था। ईरान भी यही चाहता था, अमेरिका भी यही चाहता था और सारी दुनिया यही चाहती थी। तो इज़राइल को जो करना था इज़राइल ने कर दिया। ईरान के पास वापस करने के लिए कोई खास कारण लॉजिकल है नहीं, और ईरान डेफिनेटली ये नहीं करेगा, क्योंकि ईरान के लिए किसी भी तरीके से ये ठीक नहीं है। इज़राइल 1 करोड़ से कम पॉपुलेशन का देश है, ईरान करीब 10 करोड़ से ज़्यादा की पॉपुलेशन है। इसके बावजूद ईरान की इकोनॉमी इज़राइल की इकोनॉमी के काफ़ी पीछे है, तो ईरान ये रिस्क ही नहीं ले सकता है कि वो वापस अटैक करे। और ये सब जो भी है स्टेट्समेंट जो आ रहे हैं वो यही दिखा रहे हैं कि ईरान अटैक नहीं करेगा। तो ये आज एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज़ है। दूसरा, आज मैंने आपको हमेशा अपने सारे वीडियोस में ये बोला है कि अगर बैंक में अगर कोई बैंक खरीदना है तो 2 बैंक मुझे हमेशा अच्छा लगता है, जिसमें सबसे ज़्यादा नाम मैंने ICICI बैंक का लिया है और कभी कभी मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम लिया। मैंने आपको हमेशा बोला ये 2 बैंक्स मुझे बहुत पसंद है। अगर बैंकों में कोई पैसा कमा के देगा तो ये ही कमा के देंगे। ICICI बैंक के वीकेंड्स में रिजल्ट्स आए, बहुत ही फैंटास्टिक रिजल्ट्स आए। बैंक ऑफ बड़ौदा के भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। NPS दोनों बैंकों के कम हुए, प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी ग्रोथ है। येस बैंक में भी ऐसा हुआ, लेकिन येस बैंक में बात ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो हमेशा एक डिसअपॉइंट करता है और ऐसे चीज़ों से फिलहाल मैं दूर रहना चाहूँगा। किसी अच्छे दिन में इस तरह की बात ना करें येस बैंक के बारे में तो ज़्यादा अच्छा है। इट्स इरिटेटिंग स्टॉक एक्चुअली नाउअडेज। तो बैंक ऑफ बड़ौदा और ICICI बैंक के रिजल्ट्स बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी डेफिनेटली प्लस दिखा सकता है, लेकिन निफ्टी मुझे उतना बाउंस नहीं लग रहा है। पर
इसका ये डेफिनेटली मतलब नहीं है जैसे कि उस टीवी एंकर्स आके बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं लग रहा है कि इकोनॉमी ख़राब हो रही है, ये हो रही है। अरे भाई, जब हमारी भारत सरकार आके ये बोलती है कि इकोनॉमी में डेंट है, जीडीपी का हमारा जो ग्रोथ है वो कम हो रहा है, इकोनॉमी उस तरह से ग्रो नहीं कर रही है जिस तरह से हम एक्सपेक्ट किया था, तो आप क्या टीवी एंकर्स आके क्या एक अथॉरिटी हो कि आके आप इस तरह की बात करते हो कि नहीं ये ICICI बैंक ऑफ बड़ौदा के रिजल्ट देख के हमको लगता है कि हमारी इकोनॉमी वैसी की है वैसी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये इकोनॉमी अच्छी है, इसकी वजह से इनके रिजल्ट अच्छे नहीं आए। इन बैंकों का मैनेजमेंट अच्छा है, उनको मालूम है कि बिजनेस कैसे किया जाता है, ग्रोथ कैसे लाई जाती है, तो इसकी वजह से ICICI बैंक के और बैंक ऑफ बड़ौदा के रिजल्ट्स अच्छा है। ख़राब माहौल में भी इनको बिजनेस करना आता है और इसका श्रेय इनके टॉप मैनेजमेंट को जाता है, इनकी क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट को जाता है, ना कि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ को जाता है। सो प्लीज़ थोड़ा सा इमेच्योरिटी के साथ में स्टेटमेंट्स मत दीजिए कि 2 बैंकों के रिजल्ट्स अच्छे आ गए तो इकोनॉमी अच्छी होगी। सारे के सारे FMCG कंपनीज के रिजल्ट्स धीरे धीरे ख़राब आ रहे हैं। जो पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बढ़ रही है, अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो FMCG के रिजल्ट्स हमेशा बेटर आने चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी बेटर आनी चाहिए। हो सकता है नेस्ले के नहीं आए तो ब्रिटानिया के तो आने चाहिए, ब्रिटानिया के नहीं आए तो डाबर के आने चाहिए, किसी के तो आने चाहिए, PNG के तो आने चाहिए, क्योंकि देश की जनता कंजम्पशन तो करेगी, लेकिन कंजम्पशन तो जितना रिक्वायर्ड है उतना हो रहा है। वो एक्स्ट्रा जो कंजम्पशन है उसमें कहीं ना कहीं कमी आ रही है। खर्चों में डेफिनेटली इंडिया में कटौती हो रही है और खासतौर पर अर्बन सेक्टर में हो रही है, ओनली बिकॉज ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी टू द एलिट क्लास। दैट इज़ द ओनली रीज़न। और ये आने वाले समय में इंडियन इकोनॉमी को बहुत बड़ा डेंट देगी। आप मेरा यकीन मानिए, इंडियन इकोनॉमी विल सफ़र वेरी वेरी ह्यूजली। एक्चुअली आप देखिए अगले 5-7 साल इंडियन इकोनॉमी उस तरह से परफॉर्म नहीं करेगी। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी पॉलिसीज़ में चेंज नहीं लाती है तो डेफिनेटली इंडियन इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा डेंट लगेगा। इसके अलावा इलेक्शंस है US में, 5 तारीख को इलेक्शंस है, मेरे ख्याल से नवंबर एंड में उसके रिजल्ट्स आ जाएंगे। और अगर कमला हैरिस किसी भी वजह से प्रेसिडेंट बन गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम इंडियन ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स के लिए हो जाएंगी। ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स कमला हैरिस को पसंद नहीं करेगी और स्टॉक मार्केट्स वैसे गिर जाएंगे। इसके अलावा भी मुझे ऐसा लगता है कि जो ये 0.5 जो इंटरेस्ट रेट US ने बढ़ाया वो उन्होंने थोड़ा जल्दी बढ़ा दिया, वो एक जल्दी में लिया गया डिसीजन है। उसकी वजह से ये होगा कि अगले जो रेट कट्स है वो पोस्टपोन किए जाएंगे और वो US रिसेशन को वापस ट्रिगर करेंगे। मेरा मान के चलिए ये छोटी मोटी चीज़ें आपको बीच बीच में ज़रूर खुशियाँ देती रहेगी, लेकिन जो 6 महीने का मेरा ओवरव्यू है वो डाउन ट्रेंड की तरफ ही है और रिसेशन डेफिनेटली ट्रिगर करेगा, ग्लोबल लेवल पर रिसेशन ट्रिगर करेगा। इसका तीसरा एक बहुत बड़ा कारण है, मैंने आपको लाइव सेशन में भी किसी ने ये सवाल किया था कि क्रूड इससे तेजी करेगा। मैंने ये बोला था क्रूड डेफिनेटली इमीडिएट बाउंस देगा, लेकिन क्रूड वहाँ पे सर्वाइव नहीं करेगा और क्रूड वापस नीचे आ जाएगा। इतने सारी ख़राब न्यूज़ के बाद में फिर 75 से वो थोड़ा सा बाउंस किया था $2-3 और इस वक्त वो वापस 72.5 पे ट्रेड कर रहा है। जिस दिन भी 70 के नीचे ट्रेड करना क्रूड शुरू कर दे और कंटिन्यूसली क्रूड ट्रेड करेगा, वो भी एक रिसेशन को ट्रिगर करेगा। तो रिसेशन को ट्रिगर करने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन रिसेशन को नहीं ट्रिगर करने का एक भी कारण मुझे कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ हसीन सपने देखने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कुछ नहीं होता। रियलिटी पे आइए, नीचे धरातल पर रहिए और देखिए कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। पैसा किन लोगों के पास है, स्पेंडिंग पावर किन लोगों के पास में है, और मैसेज के पास में स्पेंडिंग पावर नहीं है। जब तक मैसेज के पास में स्पेंडिंग पावर नहीं होगा किसी भी देश की इकोनॉमी, मैं इंडिया की इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, US इकोनॉमी का मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है। इंडियन इकोनॉमी थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ, उतना मैं बता रहा हूँ, तो वो नहीं कर पाएगी। इसके अलावा इंडिगो के रिजल्ट्स जैसे एक्सपेक्टेड थे वैसे नहीं आए। मैं मैनेजमेंट की कमेंट्री से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल मुझे वो कमेंट्री समझ में नहीं आई है। इंडिगो की मैनेजमेंट आके ये बोलता है कि क्रूड के प्राइसेस हाई थे, इसकी वजह से हमको लॉसेज आए। क्रूड के प्राइसेस कहाँ हाई है? क्रूड के प्राइसेस तो लास्ट ईयर ज़्यादा हाई थे, मेरे ख्याल से 90 के ऊपर ट्रेड कर रहे थे, इस वक्त 75 पे वो काम कर रहे हैं। तो क्रूड के प्राइसेस कहाँ से आई है? मैं इसलिए इंडिगो के मैनेजमेंट की कमेंट्री से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। किसी वजह से मुझे नहीं लग रहा है कि उन्होंने ये रिजल्ट जो दिए है वो मैं उनसे भी कन्विंस नहीं हूँ। मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा था कि इंडिगो के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, लेकिन उन्होंने रिजल्ट्स ईयर ऑन ईयर बहुत ख़राब दिए, जबकि क्रूड के प्राइसेस डेफिनेटली कम हुआ है, पिछले साल से कम हुए हैं, उनका मार्केट शेयर बढ़ा है। तो इस कैसे आपके रिजल्ट्स ख़राब आ सकते हैं? रिजल्ट्स ख़राब आए इसका मतलब मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आई एम नॉट कन्विंस। तो ये तो मैनेजमेंट जब चाहे जैसे चाहे रिजल्ट दे सकती है, इसमें
आप और हम कोई कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो आते हैं उसको हमको फेस करना है। तो इंडिगो का शेयर शायद इसकी वजह से गिर जाए, बट आई एम डेफिनेटली नॉट कन्विंस द कमेंट्री ऑफ मैनेजमेंट। आई डोंट एग्री व्हाट दे से। डिक्सन टेक्नोलॉजी वापस बाउंस करना चाहिए, वापस मेरे को लगता है एक बार 15,000 क्रॉस करना चाहिए और ऊपर आ जाएगा। अगर आपको 13,500 में मिलता है, मैंने हमेशा आपको बोला 12,500 के आसपास उसको बाय कीजिए। उस दिन वो करीब मेरे ख्याल से 13,000 के थोड़ा सा नीचे गया था, वहाँ से डेफिट बहुत अच्छा उसने बाउंस दिया। 14,000 के आसपास वो क्लोज हुआ, 14,000 के ऊपर वो ट्रेड करे आधा घंटा, तो डिक्सन टेक्नोलॉजी में बाय बनता है। कमेंट्री बहुत लंबी हो गई है, मैं शायद आज लाइव पे 9:30 बजे आने की कोशिश करूँगा। ब्रेकफास्ट मेरा नहीं होता, लेकिन मैं लाइव में ब्रेकफास्ट करूँगा और मैं आप सबके साथ जुड़ने की बहुत 9:30 के आसपास कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ बने रहिए, मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई कमेंट है किसी चीज़ से आप एग्री नहीं करते तो मुझे बताइए। हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर, बाय, थैंक यू।